हम आपको पढ़ा रहे थे बेटा क्या, मौलिक अधिकार। इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था अनुच्छेद 12। 12 में क्या पढ़ाया था मैंने, बोलो, राज्य की परिभाषा। 13 में क्या पढ़ाया था मैंने, असंगत विधियां क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। 13(1) में क्या पढ़ाया था मैंने, आच्छादन का सिद्धांत। 13(2) में पृथक्करण का सिद्धांत। 14 विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। 15 में भेदभाव नहीं करेगा, है ना। 16 में विशेष, 16 में क्या बोला था मैंने, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ये हम कल पढ़ा चुके थे। और 17 मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या लिखा था मैंने, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, हेडिंग डालो अब, अनुच्छेद 18। 17 कुछ भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो पहले ये बताओ बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा मौलिक अधिकार। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, जिन व्यक्ति का पहला दिन, अब ध्यान से समझ लेना, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मौलिक अधिकार का उल्लेख काय में मिलता है हमारे यहां, संविधान के भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद कितने हैं, 12 से लेकर 35 तक है। इस अनुच्छेद में लिखा क्या है, ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक हमें मिलते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं बोलो, और राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकते हैं। यानी ऑटोमेटिक ये अधिकार किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को। क्यों प्राप्त कराए गए हैं, ताकि जब लोगों को अधिकार मिलेगा तो लोग अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपके पास अधिकार नहीं होता तो क्या आप यहां पढ़ने आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। तो यहां पढ़ने आए क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपके पास सारे अधिकार हैं। आपके पास घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, समझ में आया, निजता का अधिकार है, आप दूसरे देश जा सकते हो, इसका अधिकार है, सारे, वोट देने का अधिकार है आपके पास। पर वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, और वो अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि नागरिकों को अधिकार मिले और क्या हो सके बोलो, लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इसलिए तुम्हें क्या मिले हैं, अधिकार मिले हैं। इन्हीं अधिकारों में हम अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं आपको, कौन सा बोलो, 17। हेडिंग डालो सब लोग, अनुच्छेद 17। इसमें लिखो, लिखना अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसमें कहा गया है कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसमें कहा गया है कि भारत में, इसमें कहा गया है कि भारत में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, है ना, कोष्ठक में लिख देना छुआछूत। अस्पृश्यता कोष्ठक में छुआछूत, कोष्ठक बंद, का अंत, का अंत हुआ है। और अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है, पूर्ण विराम करके लिखना। संसद ने विधि द्वारा, संसद ने विधि द्वारा अस्पृश्यता का अंत करते हुए, संसद ने विधि द्वारा अस्पृश्यता का अंत करते हुए, अस्पृश्यता का अंत करते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया। और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
1989 पारित किया। मैंने आपसे ये बोला कि मान के चलना हमारा जो अनुच्छेद 17 है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मान लो मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूं जहां मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, या मैं एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता हूं जो समाज के उच्च वर्गों के प्रति छुआछूत की भावना पैदा करती है, तो मैं मान लो एसटी का हूं और एसटी में भी निम्न जाति का हूं, जिसको स्पर्श करना कैसा माना जाता है, गलत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तो सरकार ने इस परंपरा को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में एक कानून बना दिया, एक नियम लिख दिया। कौन सा नियम? 17 में। बोले कोई भी व्यक्ति अब छुआछूत नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो वो क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है और उसे सजा मिलेगी। अच्छा, उसे सजा मिलेगी तो किस कानून के तहत मिलेगी? तो ये दो कानून बनाए हैं संसद ने। कौन सा कानून? सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये दो अपराध की किसी धारा के तहत यदि आप क्या पाए गए, अपराधी पाए गए, तो आपको सजा मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पहले क्या होता था, देखा होगा आपने, जब आपके पास आपके उच्च घरों में कोई व्यक्ति जाता था तो स्लीपर अपने हाथ में ले लेता था, है ना, ऐसा होता था। उच्च बड़े जो कुलीन वर्ग होते थे उनके समक्ष कोई बैठता था तो उसको जमीन में बैठना पड़ता था, है ना, कोई छुआछूत करता था, ऐसा होता था, तो उन्हें अब अपराधी मान लिया गया। और धारा लिखी है इसमें, 43 धाराएं हैं, 8 अध्याय, ऐसे करके बहुत सारी धाराएं लिखी हैं। तो उन धाराओं के तहत यदि आप अपराधी, मतलब आपने किसी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया, आपने बोला आप इस जाति के हो इसलिए मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता, तो यह भी क्या है? अपराध है। आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक संबोधन, जाति सूचक शब्दों से यदि आप क्या करते हो, संबोधित करते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो? अपराध। आपको 6 माह की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना या 2-3 साल की सजा, कुछ भी हो सकता है। कुछ आए समझ में? ये सब अपराध हैं। और ये चीज क्यों की गई बताओ? अंत तो किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमारे बीच में क्या आ जाए? भावना बढ़े। काय की भावना? एकता, अखंडता, भारत के प्रति हमें वफादारी, हम भारत भाईचारे की भावना को लेके आए, हम सब लोग एक हैं। आप में से कोई पढ़ा लिखा लोग ऐसा छुआछूत की बात करता है क्या? नहीं करते हो? कंफर्म कि केवल कहने के लिए बोल दिया है? करते तो नहीं हो ना? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है? पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ गए? चलो अगला अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 लिखो, इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। उपाधि समझते हो ना? श्री 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 1008 महाराजा धीराज राजा चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब केवल क्या रह गया? नाम रह गया। मान लो जैसे मैं आपने लगा दूं राजा धीराज महाराजा राजा नितिन सर, तो ये उपाधि मेरी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब मैं नहीं लगा सकता रघुकुल शिरोमणि ये वो फलाना ढिमका, उपाधि नहीं लगा सकते। समझ गए? उपाधि क्या हो गई है, क्यों करी गई खत्म? बताओ। समानता लेके आने के लिए। देखो ना, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं राजा धीराज, सामने वाले से बोल रहा हूं भिखारी, तो हमारे बीच में क्या आ गई है? खाई आ गई ना। तो हम आपको भी नाम लेके संबोधित करें और आपको भी नाम लेके संबोधित करें, तो हम दोनों के बीच में क्या लग रहा है? समानता लग रही है। तो उपाधि क्यों खत्म कर दी गई है? पहले हम बोलते थे ना, आपने आप गांव में बड़े बड़े लोग होते थे, उनके उपाधि लगती थी, ठाकुर साहब, फलाने साहब, ऐसे वो वैसे लगते थे कि नहीं? अब सब क्या हो गई है? खत्म। क्यों? ताकि सबके बीच में क्या दिखे? समानता। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि भारत में समानता और भाईचारे, क्योंकि भारत में समानता और भाईचारे के लिए उपरोक्त कार्य अनिवार्य था, क्योंकि भारत में समानता और भाईचारे के लिए उपरोक्त कार्य अनिवार्य था।
पूर्ण विराम करके लिखो। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या आया बताओ? अंत हो गया। अब लिखो अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1). अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने उपाधियों का अंत कर दिया है तो फिर मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, डॉक्टर फलाने नाम के? डॉक्टर की उपाधि क्यों लगाते हैं? हाँ, पद का नाम है, सरनेम है ये। वाह क्या बात है, वाह रे देवता। सरनेम कहां लगता है, आगे या पीछे? कहां लगता है बताओ? तो ये आगे कैसे लग गया इसमें? डॉक्टर सरनेम किसका होने लग गया? अच्छा सरनेम गलती से भूल गया है, तो जानबूझ के क्या बोलोगे? नहीं पता ये भी गलती से ही बोले हो, कोई बात नहीं बेटा, मजाक कर रहा था है ना। लिखो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को, सेना संबंधी उपाधियों को मान्यता प्रदान करता है तथा इसके अलावा समस्त उपाधियों को समाप्त करता है, तथा इसके अलावा समस्त उपाधियों को समाप्त करता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? मैंने क्या बोला कि राज्य शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को क्या करता है, अनिवार्यता देता है। मतलब जैसे आप अगर सेना में कोई अच्छा कार्य करते हो तो परमवीर चक्र विजेता, है ना, ये वाले चक्र विजेता, वो वाले चक्र विजेता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये चीज हम धारण कर सकते हैं, वो भी शिक्षा और सेना के संबंध में। बाकी सारी उपाधियां समाप्त होती हैं। अनुच्छेद 18(2), अगला लिखो अनुच्छेद 18(2). इसमें लिखो कोई भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक कोई विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भारतीय नागरिक कोई विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कोष्ठक में लिख देना या नोट करके लिख देना, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? अब मैंने क्या बोला बताओ? अब सपोज करो मुझे भारत में कोई सम्मान, भारत के बाहर कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में, कोई फ्रांस में कोई सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं वो ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसे सम्मान के रूप में क्या किया जाएगा, समझा जाएगा, उसे उपाधि नहीं मानी जाएगी। अगर मुझे उपाधि दी जाएगी तो मैं नहीं ले सकता, सम्मान ले सकता हूं। जैसे अवार्ड मिलते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने सारे बोर्ड मिले, अवार्ड मिले कि नहीं मिले? रूस से, अमेरिका से, हर जगह से उन्हें मिलता है, तो वो ले सकते हैं। हम जैसे अच्छा काम करें तो हमें सपोज करो नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो हमें वो हम धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर हम उपाधि नहीं ले सकते। क्लियर बात? कंफर्म? अगला लिखो 18(3). इसमें 36 तक जाएंगे बेटा, अनुच्छेद 18
3, ऐसे करते 4 5 6 7 10 12, ऐसे पढ़ेंगे अपन 36 तक। लिखो, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है तथा भारत के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत है, तथा भारत के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत है, तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि, तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि, तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि, तो वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उपाधि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धारण कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धारण कर सकता है। कुछ समझ में आया? क्या बोले हम, बताओ। फिर उसके बाद वो उपाधि ले सकता है। जैसे मान लो मैं ही हूं, है ना, और ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है, तो मैं भारत का नहीं हूं, अमेरिका का हूं, यहां पे आके कोई काम करता हूं, तो मुझे वहां पे कोई उपाधि दी जा रही है, तो पहले मुझे किससे पूछनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। अगर वो कहेंगे तो मैं उपाधि धारण कर सकता हूं, अन्यथा। चलो अगला लिखो, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 मतलब 18(4), है ना। देखो, कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, कोई भारतीय नागरिक, व्यक्ति मत लिखो, कोई भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक, पूर्ण विराम करके लिखना, अन्य देश से किसी प्रकार की भेंट, कोई भारतीय नागरिक कोई भारतीय नागरिक अन्य देश से किसी प्रकार की भेंट, कोमा उपलब्धि, कोमा सम्मान, व पद भारत सरकार की अनुमति से ही प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति से ही प्राप्त कर सकता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? अब मैंने ऐसा बोला कि मैं भारत का व्यक्ति हूं और विदेश में मुझे कोई पद मिल रहा है या कोई सम्मान मिल रहा है, तो पहले मुझे भारत सरकार की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। क्लियर? इस अनुच्छेद में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो मेरे से, कोई डाउट है किसी को? अनुच्छेद 4 मतलब मैंने 18 में कितनी चीजें पढ़ाई मैंने आपको? मैंने 18 में क्या बोल दिया? उपाधि का अंत, मतलब भारत में अब कोई भी उपाधि नहीं होगी, महाराजा फलाना ढिमका चक्रवर्ती सम्राट ये वो कुछ भी नहीं होगा। 18(1) में मैंने क्या बोला? बोलो कि हम शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे परमवीर चक्र विजेता ये, डॉक्टर वगैरह ये, पीएचडी वगैरह ये, है ना। इसके बाद 2 में बोल दिया गया है कि हम अगर भारतीय नागरिक हैं और विदेश से हमें कोई सम्मान मिल रहा है तो ले सकते हैं, पर अगर उपाधि मिल रही तो नहीं ले सकते। ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया है बताओ? कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके काम कर रहा है और उसे कुछ सम्मान उपाधि मिल रही तो मुझे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ जाएगी, फिर मैं वो धारण कर सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं। 4 में क्या बोला गया है? कि मैं भारत से जाकर किसी देश में कोई काम कर रहा हूं, कोई सम्मान मिल रहा है तो उसकी पूर्व अनुमति मुझे भारत सरकार से लेनी पड़ जाएगी। समझ गए? क्लियर बात? कोई समस्या नहीं। अगला लिखो, अनुच्छेद 19। लिखना, इसमें कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद में कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कोष्टक में लिख देना 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं।
6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। देखो जी, ये जो अनुच्छेद है 19 है ना, ये हमारे लिए बड़ा काम का है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है काय के लिए, लोकतंत्र की स्थापना में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो लोकतंत्र की पृष्ठभूमि को निर्मित करती हैं। यदि वो तुम्हें स्वतंत्रता है तो ही तुम्हारे यहां लोकतंत्र माना जाएगा। मान के चलना, आप अपनी विचारों को व्यक्त करने की आजादी रखते हो या नहीं, बताओ, रखते हो ना। अगर आपके पास में ये आजादी है कि मैं वर्तमान सरकार या तात्कालीन सरकार या किसी अन्य मुद्दे पर या किसी बात पर मैं अपने विचारों को रख सकता हूं, तो ही तो आपको स्वतंत्रता महसूस होगी। अगर मैं आपको बोलने पे पाबंदी लगा दूं, बोलने ना दूं, तो क्या आपको स्वतंत्रता महसूस होगी? नहीं होगी। दूसरी बात, मैं आपको कहीं जगह जाने आने की पाबंदी लगा दूं, मैं बोलूं आपसे कि आप इंदौर में यहां नहीं जा सकते, या आप मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जा सकते, या आप उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते, है ना, यानी आने जाने पर क्या लगा दूं, तो आपको स्वतंत्रता महसूस होगी क्या? नहीं होगी। दूसरी चीज, आप चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्धित हो जाओ, आप बंद चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, आप सभा ना कर पाओ, आप सम्मेलन ना कर पाओ, आप अपने संगठन ना बना पाओ, तो क्या आपको आजादी महसूस होगी? नहीं होगी। तो ये उपरोक्त सारी स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में लिखी हैं? 19 में लिखी हैं। अगर ये हमें आजादी दे रही, ये वाली जो स्वतंत्रताएं हैं, इनसे हमें सिद्ध होता है कि हमारे यहां क्या है, बोलो, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगला लिखो, इसमें लिखो अंतर्गत, अगले हेडिंग बनाओ। मैंने क्या लिखा है इसमें, बोला अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हेडिंग बना के 19(1)(a), 19(1)(a), लिखना, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रमुख स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रमुख स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। नंबर 1 करके लिखो, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, कोष्टक में लिखना, सकल पेपर्स, सकल पेपर्स बनाम भारत संघवाद 1962। अभी लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा पूरा। पेपर, सकल पेपर बनाम भारत संघवाद 1962, कोष्टक बंद कर दो। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, कोष्टक में लिखो, जिंदल, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004, कोष्टक बंद। अगला, चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार, कोष्टक में इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986, इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। अगला, प्रदर्शन करने का अधिकार। प्रदर्शन करने का अधिकार। अगला, धरना देने का अधिकार। धरना, धरना। अगला, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। अगला, शांति। शांति
का अधिकार। अगला, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टेपिंग, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। को समझ में आया कि नहीं? देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां अनुच्छेद 19(1) हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 19(1)(a), इसके अंतर्गत ए है। इस ए में मैंने बहुत सारी क्या लिखा दी? स्वतंत्रता लिखा दी, है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला कौन सा? 19(1)(b) पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जो चीज यहां पर लिखी है उस पर प्रतिबंध भी लगा है। क्या लगा है? प्रतिबंध लगा है। तो यह प्रतिबंध लगा है किसमें बोलो? 19(2) में। फिर जो बी में लिखा है उसका प्रतिबंध, फिर जो सी में लिखा है उसका प्रतिबंध, फिर जो डी में लिखा है उसका प्रतिबंध, फिर जो ई में लिखा है उसका प्रतिबंध, फिर जो एफ में लिखा है। ऐसे बहुत सारे पढ़ते जाएंगे हम। समझ गए? पहले तो आप मुझे बताओ 19(1)(a) में क्या लिखा? बताओ, हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) क्या बोलता है? पहले तो ये बताओ। इसने बोला, बोलो जल्दी, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, इसका मतलब समझ तो क्या है? वाक्य का मतलब होता है हमारे मन में चलने वाले विचार, अभिव्यक्ति अंदर चलने वाले विचार, उन्हें व्यक्त करने की हमें क्या है? मतलब इसका ये, हमारे मन में जो चीज आ रही है उसको हम बोल सकते हैं, ये अधिकार है। तो हमारे मन में जो भी आ सकता है हम वो सब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हमारे मन में तो किसी को गाली देने का मन हो रहा है तो क्या हम गाली देने लग जाएंगे क्या खड़े होके? नहीं दे सकते। हमारे मन में तो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहने की मनसा आ रही है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो अब समझो, ये स्वतंत्रता तो हमें है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, लेकिन ये हम उन्हीं विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं जिनसे सामने वाले की क्या, सामने वाले की स्वतंत्रता क्या ना हो? बाधित ना हो। हम वही आपसे कह सकते हैं जिसे सुनकर आप असुरक्षित या क्रोध में महसूस ना हो, है कि नहीं? आप हमसे कह सकते हैं और हम आपसे कह सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वतंत्रता तो है हमें, तो कुछ भी कहने की स्वतंत्रता नहीं है कि जो मन में आए जो कहने लग जाए। ऐसे तो फिर हमारे क्या हो जाएगा? व्यवस्था ही खराब हो जाएगी फिर। तो इस पर क्या लगा है बोलो? युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्या लगा है? युक्ति युक्त प्रतिबंध। इसका मतलब, युक्ति युक्त का मतलब होता है जहां तक रोका जाना संभव है वहां तक रोकते हैं, जहां रोकना संभव नहीं है वहां नहीं रोकते हैं। क्लियर? समझ में आया? आपको बोलने का अधिकार दिया है मैंने, दिया है ना, पर क्लास में केवल क्या पूछने का अधिकार दिया है? सवाल पूछने का अधिकार दिया है। जो कोई डाउट है वो दूर करने का अधिकार दिया है। ये थोड़ी कि आप क्लास में आके घर गृहस्थी की बातें करने लग जाओ। समझ में नहीं आ रहा? तो हमने आपको क्या दिया है? बोलने का अधिकार, लेकिन कितना? जितना आवश्यक है उतना ही। और आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, यह भी इसमें लिखा है। दूसरा, चुप रहने का अधिकार इसमें ही है। मेरी मर्जी बोलना है तो बोलेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, यह भी अधिकार है कि नहीं? हम बोलते ना मुझे एकांत में छोड़ दिया जाए, बोलते हैं ना, जब कभी हम नाराज हो जाते हैं तो कमरे का गेट बंद कर लेते हैं और अकेले बैठ जाते हैं आराम जाके। तो हमारे पास में क्या है? चुप रहने का अधिकार। भाई आप पूछते रहो खूब भी, बताओ क्या है, बताओ, नहीं बताना। माता जी पूछे जा रही, पूछी जा रही, और आप उधर से माता जी बेलन उठा के मारेंगी, फिर वहां तुम्हारा अधिकार काम नहीं आएगा। पिताजी आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि बताओ इतने पैसे कहां खर्च किए, अब आप बोले हमारे पास में अधिकार था अनुच्छेद 19 चुप रहने का अधिकार, नहीं बता रहे, तो फिर तुम्हारा अधिकार क्या हो जाएगा? फिर जूते बोलने लगे जाएंगे, है ना। पिताजी फिर हाथ घूसा लात सब मारने लग जाएंगे, तब तो फिर बोलना ही पड़ेगा, है ना, कि क्या बताएं पिताजी हम होटल चले गए थे, इस 2 लोगों के चक्कर में 4 लोग आ गए, फिर सबको खिलाना पड़ गया, इसलिए तुम्हारे पैसे स्वाहा। अगला क्या लिखा उसमें बोलो? अधिकार प्रदर्शन का अधिकार। हम करते हैं ना, भारत सरकार हाय हाय ये नेता वो हो गए, करते कि नहीं, पुतला बना के आगे लगा देते हैं। प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं हमारे पास? अगला बोलो। प्रेस, न्यूज वाले,
बोलते कि नहीं बोलते हैं? अभी न्यूज वाले बहुत अच्छा इसका प्रयोग कर रहे हैं। आधा पाकिस्तान जीत लिया, नहीं कर रहे न्यूज वाले, उसमें रहेगा कराची में घुस गए, भारत सेना ने ये कर दिया, भारत सेना ने वो कर दिया। भाई साहब मुझे बताओ, युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, आप जबरदस्ती, युद्ध शुरू हुए ही बिना आपने पाकिस्तान कब्जा कर लिया। ये न्यूज चैनल वाले इतने मूर्ख हो चुके हैं, इतने मूर्ख हो चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी, और जबरदस्ती का सायरन बजाते रहते हैं उस पर न्यूज वालों। ये क्यों करते हैं? टीआरपी बढ़ाने के लिए। और जब हकीकत की आवश्यकता आएगी ना सायरन बजाने की, तब हम लोग भी यही समझेंगे, जब रोज बजाते रहते हैं कुछ नहीं होता इससे, और हम फिर वो काम करेंगे ही नहीं। तो वही वाली कहानी हो जाएगी, भेड़िया आएगा तो हम घंटी बजा देंगे। वो कहानी सुनी ना एक बार आपने, वो चराने जाता है गाय भैंस को, वो बालक बोलता है जब भेड़िया आएगा तो हम घंटी बजा देंगे तो तुम लोग आ जाना। ऐसा होता कि नहीं होता? वो बजा के देखता सब लोग आ जाते हैं, तो बोलते भेड़िया कहा? बोले मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग आओगे कि नहीं आओगे। 2-3 बार बजा के देखता है वो, हकीकत में जब भेड़िया आ जाता है फिर वो घंटी बजाता है, फिर कोई आता ही नहीं है। तो ये जबरदस्ती का हॉर्न बजाते रखे ना, जब जरूरत पड़ेगी हॉर्न बजाने की तब हम समझ ही नहीं पाएंगे क्यों बजाया गया है ना। अगला अनुच्छेद 19, इस पे लिखो, नोट करके लिखो, पहले नोट करके लिख दो। अनुच्छेद 19(2), नोट करके लिखना, अनुच्छेद 19(2) डैश करके लिखो, अनुच्छेद 19(2) फिर डैश करके लिखो। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19(1)(a), इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके निम्न आधार हैं, जिसके निम्न आधार हैं। नंबर 1, भारत की संप्रभुता और अखंडता। नंबर 2, राज्य की सुरक्षा। नंबर 3, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। नंबर 3, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। नंबर 4, शिष्टाचार, शिष्टाचार। नंबर 5, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। अगला मानहानि, मानहानि। अगला अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन का मतलब, अपराध उद्दीपन का मतलब, मानहानि का मतलब है, जैसे पूछूंगा आप बताओ। अखंडता संप्रभुता का मतलब, देखो मेरी बात समझना बेटा, मैंने क्या किया इसमें, मैंने ये बोला, देखो फिर आपसे बोला, अगर आपको मेरी क्लास में कोई शब्द समझ में नहीं आए कि सर ये शब्द बोल गए इसका मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको तुरंत पूछना है। क्यों पूछना है बताओ? क्योंकि जब तक वो अर्थ आप पूछोगे नहीं तब तक आपको उसका मतलब सही समझ में आएगा नहीं, और जब मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैंने क्या पढ़ाया है ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पूछना जरूरी है। मैंने ये बोला कि अनुच्छेद 19(1)(a) में मैंने बहुत सारी क्या लिखा दी, स्वतंत्रताएं। अब इन स्वतंत्रताओं पर हमने क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो हम प्रतिबंध कब लगाएंगे ये बताओ। तो हमने बोला कि मान के चलना मेरे पास बोलने का क्या है, अधिकार है कि नहीं है, तो अब मैं कब कब नहीं बोल सकता बोलो। तो ये मेरे 4-5 चीजें मैंने आपको लिखा दिया। क्या लिखा दी? कि जब बात आ जाए भारत की अखंडता और संप्रभुता की, यानी मैं भारत की समता, भारत की संप्रभुता के विरोध में कुछ नहीं बोल सकता। मुझे बोलने की आजादी तो है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि मैं अपने भारत का ही अपमान करने लग जाऊं, मैं अपने भारत के ही विरोध में बोलने लग जाऊं।
मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिसके मेरी अखंडता को क्या पहुंचे, ठेस। हम पूरे क्या हैं, एकता में बंधे हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बंटने की बात कर सकता हूं, मैं इसलिए यह भाषण नहीं दे सकता। इसके बाद इसमें दूसरा क्या लिखा बोलो, राज्य की सुरक्षा। अब सपोज करो मुझे बोलने की आजादी तो है, पर मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि सभी लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए, सभी लोगों को रोड पे उतार आना चाहिए, लोगों अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, फलाने आदमी को मार डालो काट डालो, मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। राज्य की सुरक्षा है ना, नागरिकों की सुरक्षा है ना, नहीं बोल सकते। अगला, अब सपोज करो भारत और अमेरिका के बीच में कोई संधि समझौता हुआ है, क्या हुआ है, और इस संधि समझौता से अमेरिका और भारत की मित्रता के संबंध अच्छे हुए हैं, तो मैं नहीं बोल सकता इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये मेरा पक्ष नहीं है, मैं उनके बीच की कोई बातों को बोलने के लायक नहीं हूं। अगर मैं बोलता हूं और बोलने से संधि समझौते बिगड़ते हैं तो मेरे ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध। अगला, हां, हम कुछ ऐसा भी शब्द व्यवहार नहीं कर सकते जिससे मेरे सदाचार क्या होते हो, खत्म। हम कभी किसी महिला के विरुद्ध अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे बोलने की आजादी तो है, पर मैं महिला के सामने कुछ भी बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे सदाचार क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। मेरे शिष्टाचार पर क्या आती है, समस्या आती है। तो शिष्टाचार के लिए भी मुझे बोलने पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकते हैं। और बोलो, अब मान लो न्यायालय ने कोई मुझे क्या दे दिया, आदेश दे दिया, अब तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले, मैं न्यायालय की बातें नहीं सुन रहा हूं, तो ये भी नहीं बोल सकता, मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगला, मानहानि, मैं किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि उसके मान को क्या पहुंचे, उसके सम्मान को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। जैसे राहुल गांधी जी ने बोल दिया था संपूर्ण मोदी समाज, ऐसा ही है, तो राहुल गांधी के ऊपर क्या लगा दिया गया था, संसद की सदस्यता चली गई थी उनकी, है कि नहीं है। अगला, अपराध उद्दीपन, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी ने कभी ऐसा किया है, तुम दोनों भाई लड़ रहे थे, भाई बहन आपस में लड़ रहे हो ना, भाई बहन की चोटी पकड़ के खींच रहा है, सपोज करो लड़ रहे हो दोनों लोग, बहुत फाइट हो रही है तुम्हारे दोनों के बीच में। अब पिताजी आ गए, तो पिताजी उस झगड़े को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, यही बोलेंगे नहीं बेटा लड़ा नहीं जाता, ऐसी बात नहीं होती है, बहन है तुम्हारी या भाई है तुम्हारा, ऐसे ही तो बोलेंगे ना। कैसा बोलेंगे, अच्छा हुआ बेटा, अच्छा बहुत, मैं बहुत समय से देख रहा तुमने अच्छा काम किया, पीटो और पीटो उसको और पीटो, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलना मतलब क्या होता है, अपराध को बढ़ावा देना। उद्दीपन का मतलब अपराध को बढ़ावा देना, तुम अब लिख दो कोष्टक में। अपराध उद्दीपन का मतलब हम कुछ ऐसे वक्तव्य नहीं बोल सकते जिससे अपराध कम होने की जगह बढ़ने लग जाए, समझ गए। और समाज में अधिकतर ऐसे ही लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अपराध को कम करने की बजाय, मतलब झगड़े में घी डालने की जो प्रकृति लोग होते ना, ओम धूप स्वाहा वाले, वही ज्यादा मिलेंगे, समझ गए। चलो ये समझ में आ गया पूरा। अगला 19(1)(b), लिखो, इसके तहत भारतीय नागरिकों को अधिकार है कि वे, इसके तहत भारतीय नागरिकों को अधिकार है कि वे, इसके तहत भारतीय नागरिकों को अधिकार है कि वे शांतिपूर्ण और निरायुध, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन तथा सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। निरायुध और नहीं, निरायुध क्या बोला था, हाँ, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन और सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। अब बी ने मुझे क्या आदेश दे दिया, मतलब क्या अधिकार दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, सम्मेलन और सभा, इनका आयोजन कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उसके पहले क्या लिखा है बोलो, एक शब्द मैंने लिखा है निरायुध, ये लिखा है कि नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, इसमें लिख दो बगैर शस्त्र के,
क्या लिखोगे? सभा और सम्मेलन का हम क्या कर सकते हैं? आयोजन कर सकते हैं। पर सपोज करो मैंने कोई सभा का आयोजन किया, तो उसमें ये कहा जाता है हम लोग तो अपने अपनी तोप लेके जाएंगे, हथियार, तलवार, चाकू, ये सब लेके जा सकते हो क्या सम्मेलन में? नहीं जा सकते ना। क्यों भाई? उसमें लिखा है शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा का आयोजन कर सकते हो, पर आप उस सभा में जाके ऐसी चर्चा नहीं कर सकते। आप प्लानिंग कर सकते हो क्या ऐसा, मुझे भारत को बर्बाद करना है, कैसे बर्बाद किया जाए भारत को, ऐसी प्लानिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आप सभा सम्मेलन कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? लोगों की भलाई करना, अच्छे काम करना, ये सारी चीजें कर सकते हो। पर आप सरकार के विरोध में कोई सभा सम्मेलन का आयोजन नहीं कर सकते। तो सभा सम्मेलन तो आप कर सकते हो, पर अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी तरीके से लिए। ये नहीं कि मैंने सभा का आयोजन किया और उसमें सब अपने अपने हथियार लेके घूम रहे हैं, कोई AK-47 लेके घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी तलवारें लेके घूम रहा है। तो सम्मेलन कर रहे हो कि लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हो? है ना। तो सभा सम्मेलन में जैसे तुम्हारे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं ना, मोदी जी की सभा आयोजन हो रही है ना, और किसी राहुल गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ है, तो उसमें हथियार जाते हैं क्या? कि लोग आपस में बैठ के काय पे चर्चा करते हैं? देश को विकास के मार्ग पर लेके जाने के लिए चर्चा करते हैं ना, कि ऐसा करते हैं अब तो बस किसी ना किसी को मारना है, इस पर चर्चा नहीं होती है ना। तो सभा सम्मेलन क्यों होंगे? शांतिपूर्ण तरीके से। किसके लिए होंगे? विकास को लेकर, अच्छे कर्मों को लेकर होंगे, गलत मंशा से आयोजन नहीं होगा। क्लियर बात? अब इसका प्रतिबंध लगाओ, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3) डैश करके लिखो, अनुच्छेद 19(3) डैश करके लिखो। यह अनुच्छेद 19(1)(b) पर प्रतिबंध लगाता है, या युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद 19(1)(b) पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, इसके तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, इसके तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा कानून व्यवस्था, तथा कानून व्यवस्था के संबंध में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, के संबंध में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ समझ में आया? हमने प्रतिबंध लगा दिया है, किसके आधार पर लगाया? संप्रभुता, अखंडता और कानून व्यवस्था। हम सम्मेलन कर रहे हैं, सभा का आयोजन कर रहे हैं, पर उस सभा में हम ये प्लानिंग नहीं कर सकते कि भारत के टुकड़े करने हैं, क्योंकि भारत की संप्रभुता की बात आ जाएगी, भारत की अखंडता की बात आ जाएगी। और अगर धारा 144 का आयोजन है, लागू है, तो भी फिर हम क्या नहीं कर सकते? सम्मेलन, सभा का आयोजन 4 लोगों से ज्यादा एक साथ लोग खड़े नहीं रह सकते। तो कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, अखंडता, संप्रभुता को ठेस ना पहुंचे, फिर आप सभा सम्मेलन खूब करते रहो। कथा, पंडाल, भागवत होते कि नहीं होते? खूब सारे होते हैं। रोकता है कोई? नहीं रोकता है। पर यदि आप उन कथा पंडालों में कुछ और ही कथा करने लग जाओ, तो फिर क्या होगा? प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्लियर बात? चलो अगला लिखो, 19(1)(c). इसमें बेटा मैंने बोला ना बहुत सारी, पूरी ABCD है इसमें। अनुच्छेद 19(1)(c). कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप, पूरा जेड तक ABCD तो होगी होगी? किसी को नहीं लग रहा? कितने होंगे बताओ? 6 बस? कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने? बोलो, अनुच्छेद 19(1)(c) लिखो। इसके तहत भारतीयों को, इसके तहत भारतीयों को संघ संगठन समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत भारतीयों को संघ संगठन समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत भारतीयों को संघ संगठन समिति बनाने का अधिकार प्राप्त है। कुछ समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलो, नहीं आया? देखो, अनुच्छेद हमारा 19(c) बोलता है, क्या बोलता है? कि भारत के नागरिक अपना क्या बना सकते हैं? जैसे मजदूर संघ,
छात्र संघ, है ना, बेरोजगार संघ, है ना, नशेड़ियों का संघ, गंजेड़ियों का संघ, कुछ भी बना लो। समझ में आ गया? संघ संगठन। हम कोई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते? भारत बर्बाद पार्टी कि नहीं, कि भारत आबाद पार्टी? कौन सा बड़ी पार्टी बनाओगे? नाम रखने से कुछ नहीं होता। आप आबाद रखकर भी भारत को बर्बाद ही करोगे। नाम भले आप भारत का आबाद पार्टी रख दो, पर भारत उस पार्टी में रहकर भी आप क्या ही करोगे? बर्बाद करने का ही काम। तो नाम मायने नहीं रखता, समझ गया? नाम देखकर आप वोट मत देने लग जाओ, कौन सी पार्टी का नाम कैसा है, काम देख के वोट दो, है ना। इसके बाद समिति हम बनाते हैं ना, सोसाइटी समिति, छोटी छोटी अपने गांव देहात में समिति बना लेते हैं। ये वाली समिति, सुरक्षा समिति सरकार बना के भेजती है ना। कोरोना की जांच समिति, समझ गए? नियम कानूनों के संबंध में समिति, तो समिति बना सकते हैं, सरकार भी बनाती है, हम भी बना सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है? अधिकार है। आप अभी चाहो तो अभी जैसे आप चाहो, जैसे मैंने हैशटैग परिवर्तन फाउंडेशन अपना रन करके रखा है, तो वो भी क्या करता है? लोगों को, छात्रों को एक साथ जोड़ता है ताकि उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हो, या उसमें जुड़कर आप सहयोग कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। तो सभा समिति बनाने का हमें क्या है? अधिकार है। क्लियर बात? ठीक है, अगला लिखो, नोट करके लिखो। क्या करोगे? अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) क्या लिखोगे इसमें? इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। लगाया गया है भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्ण विराम करके आगे लिखो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और कानून व्यवस्था के संबंध में, और कानून व्यवस्था के संबंध में। और कानून व्यवस्था के संबंध में। समझ में आया मतलब कि नहीं? हमने प्रतिबंध तो लगाया है, पर कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। हमने इस संबंध में क्या लगा दिया है? प्रतिबंध। क्लियर बात? कोई समस्या? हम समिति का आयोजन कर सकते हैं, हम संघ बना सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हम कभी भी उस संगठन समिति में ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश की अस्मिता पर आंच आए, देश की अखंडता को ठेस पहुंचे, देश में एकता की भावना टूटे, देश में समरसता खत्म हो। हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे। क्लियर? अगला 19(1)(d), 19(1)(d) इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को आबाद संचरण, इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को आबाद संचरण की या का, आबाद संचरण का अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को आबाद संचरण का अधिकार प्राप्त है। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? ये क्या होता है? हाँ, क्या होता है बेटा? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ बेटा, आगे वाले दोनों सोचो बेटा, कुछ तो सोचो। आबाद संचरण का अधिकार प्राप्त है, इसका मतलब क्या होगा? घूमने का अधिकार। आबाद का मतलब कोई रोकेगा नहीं, है ना। कोष्ठक में लिखना चाहो तो लिख दो, किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार। ठीक है, कोष्ठक में लिख दो, किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस वाले अधिकार पर क्या ही प्रतिबंध लगना चाहिए? क्या प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर बताओ?
आपकी दृष्टिकोण में आप खुद बताओ, क्या इस अधिकार पर प्रतिबंध कुछ लगना चाहिए? आप बताओ, क्या क्या प्रतिबंध लगा दोगे इस पे? तुम बताओ बेटा पड़ोसी। नहीं लगेगा, तुम बताओ। नहीं लगेगा, तुम बताओ। लगना चाहिए। पीछे वाले भाई साहब, लगना चाहिए तुम्हारा? है आपातकाल की स्थिति में तुम्हारा लगना चाहिए? क्या प्रतिबंध लगना चाहिए बताओ? बहुत सारे कहां तक पूछेंगे, सुनो। अबाध संचरण का मतलब होता है बगैर रोक टोक के घूमने की आजादी, पर इस पर प्रतिबंध लगेगा। अब मैं बोलूं मुझे तो घूमने की आजादी है, मैं तो कहीं भी घूम सकता हूं, तो मैं तो वहीं घूमूंगा जहां युद्ध चल रहा है, मैं तो एलओसी पे ही घूमने जाऊंगा। आप बोल सकते हो क्या? सरकार ने बोल दिया कि भैया मान लो किसी क्षेत्र में कोई कबीला रहता है, ठीक है, कोई कबीला जनजाति रह रही भारत के क्षेत्र में, और सरकार ने कहा कि यहां घूमने मत जाना। तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो यहीं घूमने जाऊंगा। अब सरकार ने इसलिए मना किया क्योंकि वहां पर रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं ना, वो तुम्हें देखते ही टांग देंगे और भूंज के बढ़िया नमक लगा के खा जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के पास घूमने के लिए मना किया गया, और तुम बोलो नहीं मेरे पास तो घूमने का अधिकार है, तुम होते कौन रोकने वाले, मैं तो जाऊंगा घूमने के लिए। तो फिर जैसे घूमने जाओगे वैसे कहीं और घूमने चले जाओगे। दूसरी बात, आतंक अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां कुछ समस्या है जहां संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही, वहां सरकार बोल सकती है आप कोई भी व्यक्ति यहां घूमने नहीं जाएगा, और जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे। जैसे जम्मू कश्मीर पर्यटन पहलगांव हमला, हालांकि वहां रोका नहीं गया था, पर संवेदन क्षेत्रशील था ना, संवेदनशील क्षेत्र था, वहां जाने में रिस्क थी, पर हम फिर भी घूमने चले गए तो क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। वो तो आतंकवादी लोग हैं ना, उन्हें कौन सा उसमें फर्क पड़ता है? तो घूमने पर हम क्या भी लगा सकते हैं? प्रतिबंध। अभी युद्ध चल रहा है, सरकार ने बोला कि ये वाला क्षेत्र खाली कर दो, क्योंकि यहां पर क्या हो सकता है, पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला किया जा सकता है। अब आप बोलो नहीं नहीं हम नहीं जा सकते सर, ये तो हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, हम रह रहे, कैसे जाएंगे हम? नहीं जाओगे तो फिर जबरदस्ती निकाले जाओगे। तो घूमने पर भी क्या लग सकता है? प्रतिबंध। नोट करके लिखो, क्या लिखोगे? अनुच्छेद 19(5) है ना, कि 4? 5, ठीक। अनुच्छेद 19(5) के तहत, अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुच्छेद 19(a), अनुच्छेद 19(1)(d) पर युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है, युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्ण विराम करके लिखो, साधारण जनता, साधारण जनता कौमा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र एवं कानून व्यवस्था के संबंध में, एवं कानून व्यवस्था के संबंध में, एवं कानून व्यवस्था के संबंध में साधारण जनता कौमा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र एवं सामान्य जनता, सॉरी क्या बोलते, कानून व्यवस्था के संबंध में। अच्छा कोई बता सकता है इसका जीता जागता उदाहरण आपने कब देखा था? बता सकता है कोई? देखा था? ये घूमने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था कभी? कोरोना के समय में, है ना, बोल दिया गया था घर से बाहर निकले तो पैर तोड़ दिए जाएंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अब आप बोलो सर मुझे पास तो घूमने की आजादी थी, जबरदस्ती घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, तो क्यों नहीं निकलने दे रहे थे? क्योंकि आपके घूमने से सामान्य जनता का अहित था, क्योंकि आपको कोरोना है और आप घूमने जा रहे हो, दूसरे को हो गया, फिर उसने तीसरे को लगाया, इसलिए हमने तुम पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, बोले घूमने नहीं जाओगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे। समझ गए? तो हमने इतने अनुच्छेद आपको पढ़ा दिए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। नहीं है तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।